हेलो फ्रेंड्स, मनी प्लान के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया बदल रही है। हर तरह से हर एक चीज में काफी सारे बदलाव हो रहे हैं। उसी तरह से एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत सारे चेंजेस हमने पिछले कुछ सालों में देखे हैं। आप और हम जिस हिसाब से पढ़ाई करते थे, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग आज की बात करें तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए। अलग अलग बोर्ड्स नए नए बन रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पहले ऐसा समय था कि 90% मार्क्स लाना ये बहुत बड़ी बात होती थी और बहुत मुश्किल काम होता था। किसी को अगर 70-80% भी आता था तो भी वो बहुत अचीवमेंट मानी जाती थी। लेकिन आज के समय में आप सबने देखा रहेगा, आपके घर में, परिवार में, आसपास में ऐसे बच्चे हैं जो कि 98-99% तक मार्क्स लेके आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। और इतना टफ कंपटीशन है, अलग अलग तरीके के क्लासेस आपके आसपास में हम सब देख रहे हैं। तो ऐसे में आज की तारीख में हर माँ बाप को ये बहुत ज्यादा परेशानी की बात हो रही है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी करे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई कैसे दिलाए। जाहिर बात है, जब हम लोग अच्छी चीज की बात करते हैं तो अच्छी चीज के लिए आज की तारीख में अच्छा पैसा भी लगता है। तो आज की तारीख में किसी भी कैटेगरी के माँ बाप हो, भले वो मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो या बिलो मिडिल क्लास लेवल के कोई भी पेरेंट्स है, हर किसी का कंसर्न आज की तारीख में यही है कि बच्चों को सही पढ़ाई कैसे दी जाए। तो आज का ये वीडियो इसी बारे में बात करता है, किड्स एजुकेशन फंड को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहला बात कि क्यों जरूरी है एजुकेशन फंड का प्लानिंग करना। दूसरी बात कि हमें कितना फंड चाहिए, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करें या कैसे उसको डिराइव करें। तीसरी बात, ऐसे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है जिनके थ्रू हम लोग इस फंड को बना सकते हैं। राइट इन्वेस्टमेंट किस तरह से सिलेक्ट करना है और की टू सक्सेस, ये कुछ 5 पॉइंट हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, हर पेरेंट के मन में आज की तारीख में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या क्या जरूरत है एजुकेशन फंड प्लानिंग करने की, या ऐसी क्या वजह है। तो दोस्तों, हम सब जैसे जानते हैं कि आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया एक साथ में इकट्ठी हो गई है। और हर एक बच्चे को ऐसा लगता है कि वो कभी ना कभी, किसी ना किसी समय अच्छे से अच्छी पढ़ाई लेने के लिए इंडिया में या इंडिया से बाहर जाए, सिटी से बाहर जाए, स्टेट से बाहर जाए, या फिर डायरेक्टली देश से बाहर जाए। क्योंकि इसका मेन कारण है कि ग्लोबलाइजेशन, बच्चों का जो इंटरेक्शन है ये काफी ज्यादा हो रहा है ऐसे बच्चों के साथ जो बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं। कनेक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से कुछ लोग बाहर जाके आते हैं तो वही डिस्कशन बच्चों में होता रहता है, और इस तरह से एक दूसरे का देख के बच्चों को भी लगता है कि हमें भी अच्छे से अच्छी पढ़ाई करने के लिए इस कॉलेज में जाना चाहिए, इस स्टेट में जाना चाहिए, इस कंट्री में जाना चाहिए। तो ये हर जगह पे हो रहा है, ना कि सिर्फ बच्चों में, बल्कि आप देखते हैं और आप सब भी इस बात को मानेंगे कि पेरेंट्स के मन में भी ये हमेशा ख्याल रहता है कि अरे, मेरे पड़ोसी का लड़का इस कंट्री में जाके पढ़ाई कर रहा है या इस स्टेट में जाके पढ़ रहा है, ये चीज पढ़ रहा है, इस डिग्री को वो हासिल कर रहा है। तो ऐसे में कंपैरिजन होता है और हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा भी वैसा बने, मेरा बच्चा भी ऐसी फील्ड में जाए, मेरा बच्चा भी इस फॉर्म को सीखे, मेरे बच्चे को भी ये कंट्री में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए। तो ये जो एस्पिरेशंस है ये ना सिर्फ बच्चों में बल्कि पेरेंट्स में भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। दूसरी बात कि मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। पहले गिने चुने कैटेगरीज के कोर्सेस हुआ करते थे और हर कोई बच्चा, हर घर में बच्चा एक ही कैटेगरी में जाता था। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ सिलेक्टेड जो स्ट्रीम्स थी उसमें बच्चों का ज्यादा जाना होता था। बाद में फिर एमबीए आया तो एमबीए भी हर कोई करने लगा। तो इस तरह से जैसे टाइम गुजरता गया वैसे ही बच्चों के जो
अवेलेबिलिटी है बच्चों के लिए, जो ऑप्शन है अलग अलग तरह के कोर्स, वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो तरह तरह की नई स्ट्रीम्स खुल रही है और तरह तरह के नए नए कोर्सेज आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी या केमिकल रिलेटेड टेक्नोलॉजी, तो इतनी सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज, नए नए सेगमेंट्स ओपन अप हो रहे हैं। इसकी वजह से बच्चों के पास में मल्टीपल ऑप्शंस आज के दर में अवेलेबल है। लेकिन जाहिर बात है, ये जो भी नए ऑप्शंस है वो पुराने जो ऑप्शंस हुआ करते थे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये जो भी पुराने ट्रेडिशनल ऑप्शंस थे, उनके कंपैरिजन में इनका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई है। ये काफी महंगे हैं आज के दर में। साथ में एजुकेशन के क्षेत्र में इन्फ्लेशन ये बहुत ज्यादा है। नॉर्मल इन्फ्लेशन अगर हम लोग 5-6% पकड़े, तो एजुकेशन के क्षेत्र में ये इन्फ्लेशन कहा जाता है कि 10 से 15-20% के आसपास में हर साल ये बढ़ रहा है। तो एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है कंपेयर टू आपका नॉर्मल इन्फ्लेशन या कोई भी बाकी आप जो चीजें यूज कर रहे हैं उसकी वजह से। अच्छा, इसमें और एक बात आती है, अभी रिसेंटली आपने सुना रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिछले 1 साल से, स्पेशली कोरोना के बाद में, ये काफी पॉपुलर हुआ है। तो जो लोग जिन लोगों ने किसी ने कंप्यूटर में इंजीनियरिंग किया रहेगा, कंप्यूटर साइंस में अच्छा डिग्री हासिल किया रहेगा, ऐसे काफी सारे लोगों को इस बात की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंजेस होने की वजह से, या नया कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया वर्ड आया जिसकी वजह से नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, एंड उसकी वजह से उनको काफी सारी परेशानियां देखने को मिली है। उनके जॉब का जो सिक्योरिटी है वो कम हो गया है, काफी सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। तो दुनिया में रैपिडली चेंजेस हो रहा है, ना कि सिर्फ आईटी क्षेत्र में, लेकिन हर एक क्षेत्र में कम ज्यादा लेवल में कंटिन्यूसली रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। तो रैपिड चेंजेस होने की वजह से आपको जरूरी है कि आपका जो पढ़ाई है वो एक जगह पर रोक के खत्म नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना भी उतना ही जरूरी है। तो उसकी वजह से भी आपके पास में अपग्रेडेशन के हिसाब से भी प्रॉपर फंड होना चाहिए। तो ये जो जितने सारी बातें मैंने डिस्कस किया है, उसकी वजह से आपके पास में सही एजुकेशन फंड होना जरूरी है। और जब ये सब हम बात करें कि फंड होना जरूरी है, तो उसके लिए ये तो एकदम से होगा नहीं। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग जब हम करेंगे तो ये सही तरीके से बन पाएगा। तो इसके लिए प्लानिंग एजुकेशन फंड के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चों को नॉर्मल ग्रेजुएशन तक की प्लानिंग की बात कर रहे हैं या उसको फॉरेन एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, जो भी है, किसी भी तरह का एजुकेशन प्लान की जब हम लोग बात करते हैं, एजुकेशन की जब बात करते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जैसे हमने बात किया कि एजुकेशन के लिए फंड प्लानिंग करना उतना ज़रूरी है, लेकिन अभी काफी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमें पता है कि प्लान करना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली कितना फंड लगेगा वो कैसे हम लोग डिफाइन करें, या उसके लिए क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सिंपल कुछ स्टेप्स कंसिडर करके आपकी जो रिक्वायरमेंट है फंड की, वो जनरली आप निकाल सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि आपको कौन सी कोर्स के लिए फंड की अवेलेबिलिटी करनी है, कौन से कोर्स के लिए फंड बनाना है, वो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा। उसके बाद में आपको कितने साल बाद वो फंड लगेगा उसको आपको निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चों की उम्र 5 साल है और आपको अगर ऐसा लगता है कि जब वो 20 साल का हो जाएगा तब उसको उस फंड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपके पास में टाइम है 15 साल का। तो इस तरह से आप जो भी कोर्स करने वाले हैं बच्चों के लिए, आप जो भी कोर्स प्लान कर रहे हैं, उसको कितना टाइम है वो कोर्स करने के लिए, उस हिसाब से उतने साल आपको कंसिडर करने होंगे। अभी ये दो चीजें हो गई। इसके साथ में हम लोग इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एजुकेशन के क्षेत्र में 10-15% का इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ के ही चल सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप ज्यादा भी पकड़ सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या कि इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे ही आज जो भी कोर्स का एक प्राइस है वो हर साल बढ़ते जाएगा। तो जब आपका बच्चा एक्चुअल में उस कोर्स के लिए
एलिजिबल होगा, उस समय उसका कॉस्टिंग बहुत बढ़ गया रहेगा। तो आज के जो भी कोर्स का कॉस्टिंग है उसको कंसिडर करके हम लोग प्लान नहीं कर सकते। हमको जो भी 10-15 साल बाद हम बच्चों को वो कोर्स करा के देने वाले हैं, उस हिसाब से आज हमें कितना पैसा लगेगा वो हमको देखना है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में अगर आपके पास में पहले से कुछ आपने प्लान करके रखा हुआ है, कुछ सेविंग किया हुआ है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो वो कितना है, तो वो भी आपको, ये जो आपको कितना फंड लगेगा उसकी रिक्वायरमेंट निकालते समय ध्यान में रखना जरूरी है, और उसको भी कैलकुलेशन में आपको कंसिडर करने की जरूरत है। बाकी आपको एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट के लिए आप ऑनलाइन गूगल पे आपको काफी सारे फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, एंड आप वहां पर सही इनपुट्स अगर आप डालेंगे तो आपको एग्जैक्टली आपका जो रिक्वायर्ड फंड अमाउंट है वो आपको मिलने में आसानी होगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ वीडियो में वो मैं आपको लाइव दिखा सकूं, लेकिन फिलहाल हमने ये कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए कि आप कैसे जो रिक्वायरमेंट है फंड की उसको डिफाइन कर सके। अभी अगर हम लोग फंड का रिक्वायरमेंट जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके बाद बात आती है कि अभी हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, या हमारे पास में ऐसे कौन से टूल्स है या ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट्स के लिए जिसके जरिए हम लोग जो भी हमारा फंड का रिक्वायरमेंट, समझो हमें 10 लाख रुपया इकट्ठा करना है, 15 साल बाद करना है, 10 साल बाद करना है, तो वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस आज की तारीख में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस मेंशन किए हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो आप सबको पता है एफडीज हो गया, तो एफडीज हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, सुकन्या समृद्धि भी यहाँ पर हमने एफडी जैसा कंसिडर किया है। यहाँ पर आप पीपीएफ भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी एक फिक्स रिटर्न आपको मिल रहा है, तो उस कैटेगरी में पीपीएफ को भी ऐड कर सकते हैं। ये एक जनरल हमने कुछ यहाँ पर नाम लिखे, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे कि एक फिक्स इंटरेस्ट या फिक्स रिटर्न आपको मिल सकता है। तो एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी, ये आप में से काफी सारे लोगों ने अब तक निकाली होगी और अलग अलग कंपनीज की निकाली होगी, और आपने पहले से काफी हद तक कुछ प्लानिंग भी किया होगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में अलग अलग प्लान्स आज के तारीख में अवेलेबल है, जिसमें ट्रेडिशनल तौर के प्लान्स अवेलेबल है। ट्रेडिशनल का मतलब कि ऐसी पॉलिसी जो कि मार्केट रिलेटेड नहीं है, और उसमें अ, एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मनी बैक, अगर आपने नाम सुना है या मनी बैक आपकी पॉलिसी होगी तो आपको उसका अंदाजा आ जाएगा। मनी बैक मतलब कि सर्टन इंटरवल्स के बाद में आपको पैसा मिलना शुरू होता है, कुछ पर्टिकुलर साल तक आपको पैसे प्रीमियम भरना पड़ता है, एंड उसके बाद में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर कुछ इंटरवल के बाद में आपको रिटर्न पैसा मिलता जाता है। तो उस तरह की ट्रेडिशनल पॉलिसीज आप ले सकते हैं, या मार्केट लिंक पॉलिसी ले सकते हैं। तो मार्केट लिंक पॉलिसी का मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जो आप चाहे तो उस उसको ले सकते हैं। ये एक तरह से जैसे नाम में ही कहा जाता है मार्केट लिंक है, तो इसका जो रिटर्न्स और परफॉर्मेंस है ये मार्केट के ऊपर डिफाइन रहेगा, लेकिन इसके साथ में कंपनीज की ओर से कुछ एडिशनल बोनसेस आपको मिल सकते हैं, जो जैसे ट्रेडिशनल पॉलिसीज में भी कुछ मैच्योरिटी बोनसेस और अलग अलग बूस्टर बोनसेस आपको दिए जाते हैं, उसी तरह से मार्केट लिंक प्लान्स में भी आपको उस तरह के बोनसेस मिल सकते हैं। कुछ प्लान्स में कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है, तो ट्रेडिशनल और मार्केट लिंक का कॉम्बिनेशन मिल सकता है या हो सकता है, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके आगे का ऑप्शन है म्यूचुअल फंड है, जो आज की तारीख में आप शायद इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा सुनते होंगे। तो म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसे कुछ स्कीम्स है जो कि स्पेशली चाइल्ड के लिए है, और जिसको चाइल्ड प्लान भी हम लोग कह सकते हैं। तो उस तरह के चाइल्ड प्लान में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जाहिर बात है ये मार्केट लिंक मैक्सिमम होगी, तो इसका जो वैल्यूएशन या इसका जो फंड वैल्यू है ये मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी में जब आप ले रहे हो तो उसमें आपको एक रिस्क और भी मिल जाता है, वेयर म्यूचुअल फंड में रिस्क और आपको वहां पर प्रेजेंट नहीं रहेगा। साथ ही चाइल्ड प्लान के अलावा भी आप नॉर्मल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
एंड उसको आप बच्चों की एजुकेशन फंड के लिए आगे जाके यूज कर सकते हैं। लास्ट में पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हो गया, जैसे काफी सारे अलग अलग पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में भी आप चाहे तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से आपका जो भी फंड का रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर सकते हैं। अभी सबसे चीज इम्पोर्टेंट क्या होती है कि आपके पास में आज की तारीख में जैसे हम लोग देखते हैं, आपको अगर कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो आज की तारीख में हर कोई गूगल कर लेता है और ढूंढ लेता है कि मुझे इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आसानी से उसको गूगल करके मुझे मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑप्शंस आज की तारीख में आपको काफी सारे सुनने में मिलेंगे और देखने को भी मिलेंगे, लेकिन उसमें से आपके लिए सही क्या है ये आपको जानना जरूरी है। किसी भी ऑप्शंस को आपको अगर चूज करना है तो उसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको फंड्स कितना चाहिए, आपको अ, अ, उसके लिए कितना समय है, और आपका ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल कैसा है। तो रिस्क प्रोफाइल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई आपका आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, जल्दी फंड बनना चाहिए या अच्छा फंड बनना चाहिए, इसके लिए आप ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे तो बाद में फिर अगर मार्केट्स की वजह से कम ज्यादा उसमें हो गया तो फिर आप उसको लॉस में निकाल देंगे, तो ऐसे तो आपका जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए आपका रिस्क प्रोफाइल, आपका एबिलिटी कितना है, आपका ओवरऑल कैपेसिटी कितना है रिस्क संभालने का, वो भी आपको देखने की जरूरत है। तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब आपके पास में रिसोर्सेज मतलब आपका पहले का आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपका इनकम कितना है, आपका अ, जो जॉब है या जहां से इनकम आ रहा है उसका सिक्योरिटी कितना है, वो कंसिस्टेंट कितना रह सकता है, वो उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं नहीं हो सकते। आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, ये आगे चलेगा नहीं चलेगा, तो ये काफी सारी बातें आपको कंसिडर करनी होगी जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करते हो। इसमें डिपेंड करता है। अभी एक क्या कहते हैं ना, कोई भी एक चीज सबके लिए फिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली हमने देखा है कि आज की तारीख में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अगर आप कहीं पे सर्च करते हो तो वहां पे मोस्ट केसेस में क्या होता है, बेसिक कुछ पैरामीटर्स के बेस कंसिडर करते हुए वहां पर कुछ सिलेक्टेड आपको रेडीमेड ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो कस्टमाइज नहीं होता है क्योंकि हर इंसान का रिस्क लेवल अलग हो सकता है, हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, हर इंसान का जो रिसोर्सेस है, उसका इनकम, उसका जॉब प्रोफाइल, उसका बिजनेस, ये अलग हो सकता है। तो जरूरी क्या है कि हर व्यक्ति के लिए उसके हिसाब से सही प्लान या सही इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट होना ज्यादा जरूरी है। एक ही चीज सबको सूट नहीं कर सकती है। और हम काफी बार देखते हैं कि नॉर्मली लोग एक दूसरे का देख के एक ही चीज को ले लेते हैं एंड बाद में उनको रियलाइज होता है कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। भले ही वो दूसरे के लिए सही हो सकती है लेकिन जरूर नहीं कि वो अ, आपके लिए सही हो। तो ये आपको कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको राइट इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करने के लिए ये सब पैरामीटर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। उसको आप सही तरीके से सोच के उसका सही एनालिसिस करने के बाद में आपको एक प्रोडक्ट चुनना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स का या ऑप्शंस का, लेकिन उसमें सब कुछ प्रॉपरली समझने के बाद ही आपको करना बेहतर होगा। लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो भी हम लोग फंड प्लान की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको सक्सेस कैसे मिल सकता है, या आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपने जो एजुकेशन के लिए फंड का प्लानिंग किया उसमें आप सही तरीके से क्या कहते हैं, सही तरीके से रिजल्ट आप पा सके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है इन्फॉर्म डिसीजंस। तो इन्फॉर्म डिसीजंस का मतलब जैसे मैंने अभी बात किया कि हर एक प्रोडक्ट को आपको पहले समझना होगा। अभी वो प्रोडक्ट समझने से पहले आपके रिक्वायरमेंट आप सही तरीके से अगर समझते हैं
तो उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट आपके सामने है या आपको दिया जा रहा है, वो आपके ज़रूरत के हिसाब से है या नहीं, ये आप डिसाइड कर पाएँगे, आप उसमें कंपैरिज़न कर पाएँगे, उसमें कुछ कम ज़्यादा है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी और ने ले लिया इसके लिए मैं ले लूँ तो वो मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशंस अलग हो सकता है, सामने वाले का कैलकुलेशंस अलग हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात और एक होता है ना कि जनरली हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है कि बैंक्स में जब आप जाते हो तो बैंक में आपको बताया जाता है कि ये ले लो, वो ले लो, ये प्रोडक्ट अच्छा है आपके लिए, वो प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन उसमें काफी हद तक ऐसा हो सकता है कि बैंक के ओर से उनको जो देना है वो देते हैं, ना कि आपको क्या सही रहेगा वो सोचकर वो देते हैं। ऐसा काफी बार हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जो भी है वो आप लो, किसी भी इन्वेस्टमेंट या मेथड को सिलेक्ट करने से पहले। अच्छा, इसमें और एक चीज़ होता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन जब आपने इतना सोचने के बाद में अगर कोई आपने प्लान किया है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो फिर उसको सही तरीके से उसके टाइम फ्रेम तक चलाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप बीच में से कहीं किसी क्या कहते हैं, गलत रीजंस की वजह से आप बीच में से उसको छोड़ देते हैं आधे रास्ते में, तो फिर आपको जो रिजल्ट चाहिए वो तो मिलने नहीं वाला है, फिर आपका पूरा एफर्ट्स वेस्ट होता है, आपका टाइम वेस्ट होगा और आप वापस पीछे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में या किसी भी चीज में जो भी हम लोग करते हैं, तो वहां पर हम सब जानते हैं कि एक डिसिप्लिन अगर रहेगा तो हमें प्रॉपर रिजल्ट्स मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको आपके एजुकेशन फंड प्लानिंग के लिए भी उसी तरह से ही प्रॉपरली डिसिप्लिन अप्रोच के साथ में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग, भले जैसा मैंने अभी बात किया कि एक डिसिप्लिन के तरीके से वो कहते हैं कि आपने बोला डिसिप्लिन रहना, तो हम लोग कंटिन्यू चला रहे, लेकिन अगर कभी बीच बीच में जब हम लोग रिव्यू लेंगे, बीच बीच में आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि सब सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है या इससे बेहतर कुछ है, तो फिर आपके पास में वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहना चाहिए कि आप पुराने को छोड़ के नए के साथ में जुड़ जाओ, या नए प्रोसेस में आप शामिल हो जाओ और नए इन्वेस्टमेंट को आप आगे बढ़ाओ। तो ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन रखना है तो फिर गलत चीज को भी आप पकड़ के रखो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सही प्रॉपर आप चेक करने के बाद, रिव्यू लेने के बाद में अगर आपको लगता है कि वहां पर चेंजेस करने की जरूरत है, तो फिर बिल्कुल आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी रख के उस चीज को चेंज करना भी उतना ही जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई फंड लिया है और आपके फंड्स का परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा है 2-3 साल बाद भी, या किसी वजह से उस स्कीम के रिलेटेड कुछ अलग चेंजेस हुआ है रेगुलेटर की ओर से, या मार्केट में कुछ अलग ट्रेंड्स आए हैं, तो आपको वो कंसिडर करना होगा, और उस केस में आपको फिर नया चेंजेस लाने की जरूरत है आपके एग्जिस्टिंग प्लान्स में। आप एसआईपी का म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करो तो आप एक ही अमाउंट आज आपने स्टार्ट किया, और आज आपका समझो इनकम का कैपेसिटी है, मंथली इनकम समझो 30,000, आपने 2,000 का एसआईपी किया, 2 साल बाद आपका इनकम हो गया 50,000 या 60,000 रुपये, लेकिन आप फिर भी 2,000 का एसआईपी चला रहे हो, तो फिर मतलब नहीं है। उस समय आपको चेंज करने की जरूरत है, आपको 2 से 4 हजार करने की जरूरत है, क्योंकि आपका इनकम बढ़ गया है, लेकिन आप अगर डिसिप्लिन रख के सिर्फ 2,000 पे चलाएंगे तो फिर वो भी मतलब नहीं। तो इस तरह से काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में सही डिसीजन लेके प्रॉपरली एनालिसिस करने के साथ में आपको प्लान करना जरूरी है। और इन सब में अभी ये जो हम लोग बात करते हैं, आप अकेले अगर आप नहीं कर पाते, आप बहुत ज्यादा सर्च करेंगे, अलग अलग चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें से भी आपको अगर सही समझ में नहीं आए, तो फिर आप एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट की मदद लेना उतना ही जरूरी है, ताकि आपका डेस्टिनेशन जो है, आपको सही एजुकेशन फंड जो बनाना है उसको आप कंप्लीट कर सको। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हमने शेयर किया एजुकेशन फंड जो बच्चों का है उसके प्लानिंग के रिलेटेड। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी फीडबैक है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में ही आपके दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, रिश्तेदार सबको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि
उनको इस वीडियो से हेल्प हो सके। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बाद में हम लोग जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप उससे पा सकें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।